हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में। और पॉलिटी ही हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और कल हमने बात किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जहां पे हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और उसके रिलेटेड कुछ एक्ट्स थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो जिस जहाँ पे हम लोगों ने दो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट की थ्योरी में चर्चा किया था कि कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे। ठीक है, जिसमें कल हमने आपको बताया था कि 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और अगर सब पार्ट्स को मिला दिया जाए तो 470 आर्टिकल्स हैं। बट कल मैंने एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसमें मैंने कल बता दिया था कि ओरिजिनली संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ओरिजिनली संविधान में 8 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, विच इज माई बैड, जो कि मेरी गलती है और इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली, लेकिन करेंटली 12 शेड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं तीसरा, जो कि है चार्टर एक्ट 1813, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है कि अल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। 1813 का इसको दूसरा नाम है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ठीक है, और 1813 के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान रहे, लॉर्ड हेस्टिंग है, ये वैरेन हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कॉमर्शियल मोनोपोली वाज एंडेड एक्सेप्ट फॉर टी एंड ओपियम ट्रेड। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के में क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कॉमर्शियल का जो एकाधिकार था, मोनोपोली, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और चाय और अफीम के व्यापार को छोड़ करके, और चाय और अफीम का व्यापार जो कि इंडिया का था, और चाइना के व्यापार को भी छोड़कर बाकी सारा का मोनोपोली यहाँ पे समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपेगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म, जो कि ईसाई धर्म थे, उनको परमिशन मिल गया था इंग्लिश के प्रचार प्रसार के लिए और अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, चार्टर ऑफ दिस कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स एंड वाज ग्रांटेड मोनोपोली। इस केस में क्या हुआ था कि जो कंपनी का जो चार्टर था, चार्टर ऑफ दिस कंपनी, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वैसे इसको सही रूप से देखा जाए तो ये 1793 के चार्टर एक्ट में आया था। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन था 20 इयर्स का, ये चार्टर एक्ट 1793 में आया था। बट इसको माना जाता है कि ये 1813 में ये सही से लागू हुआ था। ठीक है, जो कि 20 इयर्स का एक्सटेंशन था। अगला पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख एनुअली फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपए सालाना का अलॉटमेंट किया गया, ताकि एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार आए और यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से शिक्षित रहें, पढ़े लिखे रहें। इंडियन एजुकेशन और या फिर लिटरेसी के लिए माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार्टर एक्ट 1813 का। अब अगला बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 का। ठीक है, हाँ, तो अब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे वो हो जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसमें क्या होगा इससे, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो बन जाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उनका नाम क्या था,
लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चार्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे डबल स्टार मार्क किया है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, फिक्स है। अगला पॉइंट है कि विलियम बेंटिक एबोलिश्ड सती प्रथा। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूनिफाइड अंडर वन कंट्रोल, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो देश का जो प्रशासन था उसको, उसमें जितने भी पावर्स थे सारे को ला दिया गया किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। मतलब कि जो भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो सब अब हैंडल होगा कहां से? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास से। ठीक है। इन हिज रेन, इन हिज कहने का मतलब है कि विलियम बेंटिक का रेन। ठीक है। विलियम बेंटिक के समय इंग्लिश वाज ब्रॉट टू इंडिया, अंग्रेजी को भारत में लाया गया। ठीक है। अगला, देयर वेयर नो लॉ ऑफिसर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। अब इसमें क्या था कि विलियम बेंटिक के जो काउंसिल था उसमें कोई भी लॉ ऑफिसर नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ कि इंडियन लॉ कमीशन का स्थापना किया गया। ठीक है, स्थापना किया गया। और जो लॉर्ड मैकॉले, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, यह ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकॉले वाज अपॉइंटेड एज लॉ ऑफिसर। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड ऑफिसर के पद पर लाया गया। लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चार्टर एक्ट 1833 को लेके, जिन्हें आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट होगा 1853 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हम लोगों ने देखा 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया था राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर 1833 के चार्टर एक्ट में। और क्या हुआ कि लॉ कमीशन का स्थापना हुआ, जिसमें लॉर्ड मैकॉले का भी जिक्र हुआ था, जिसमें लॉर्ड मैकाले को पहला लॉ ऑफिसर बनाया गया और इन्हीं को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका तो चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो 1833 का। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक है, लास्ट चार्टर एक्ट 1853 का। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। इसके बाद क्वींस रूल आया, जो इसका चर्चा आगे करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों है, सो अलग अलग पार्ट में बंट जाता है। कहां? गवर्नर जनरल के परिषद में। ठीक है। इसके पहले क्या था कि दोनों एक साथ काम करता था, दोनों एक साथ हुआ करता था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इट एडेड 6 न्यू मेंबर्स, 6 नए मेंबर्स की इसमें ऐड किया गया इसमें, जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल। और ये जो हुआ था ये इसी काम के लिए हुआ था। यहाँ पे तो अलग हो गया लेजिस्लेटिव फंक्शन, अब उसको और भी लोगों की जरूरत थी, जिसमें 6 नए मेंबर्स को ऐड कर दिया गया और इसे कहा जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल। ठीक है। इसके बाद इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द इंडियन बाय लॉर्ड डलहौजी।
इसमें क्या हुआ था कि जैसे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे उसके लिए क्या किया गया कि नया इंट्रोड्यूस न्यू ओपन कंपटीशन सिस्टम, मतलब इंडियंस के लिए कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इन्हीं के समय में एक बहुत फेमस काम हुआ था जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्विसेज का, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अगला बार इसमें क्या हुआ, इट स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग लोकल्स इन इंडियन विधान परिषद। इसके पहले क्या होता था कि जो विधान परिषद होता था उसमें लोकल्स अलाउ नहीं थे, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसमें लोकल्स को भी रखा गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा चार्टर एक्ट कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने 5 चार्टर एक्ट पढ़ा। इंपॉर्टेंट पहला था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, दूसरा इंपॉर्टेंट था पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 का था, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813 का, चौथा पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट, और जो लास्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस तरह से हमारा पूरा चार्टर एक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला आता है उसका नाम है क्वींस रूल, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग क्वींस रूल पढ़ेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वींस रूल पर चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वींस रूल के बारे में और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो इसमें क्वींस रूल को ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट। ठीक है, अब इसमें लोग देखते हैं कि इसमें टोटल 7 एक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं इसमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, या फिर इसका दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। ठीक है, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। चौथा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। पांचवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर इसको बोलते हैं मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। छठा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। सातवां है जो कि लास्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि है 1947 का, और ये लास्ट एक्ट है। आइए थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करते हैं कि किसमें क्या क्या है। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ठीक है, दूसरा में पढ़ना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। आपको पता होगा कि इस समय टाइम चल रहा था लॉर्ड कैनिंग का, जो कि फर्स्ट वायसराय थे।
और इसी में आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड, जिसकी धाराएं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। चौथा है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 का, जिसमें मिंटो जो थे वो वायसराय हुआ करते थे, जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, और जो मोरले थे ये सेक्रेटरी यानी सचिव थे। पांचवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, जो कि लाया गया था मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में। छठा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, जिसमें आपको आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कब? 1 अप्रैल 1935 को। कहां? कोलकाता में। ठीक है, और इसी में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था कब? 1937 में, जो जिसको अभी करेंटली सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें एक और काम हुआ था जो कि बड़ा माना जाता है, जिसमें बर्मा यानी कि जो अभी के डेट में म्यांमार जिसका नाम है, उसका सेपरेशन हुआ था 1937 में। बर्मा सेपरेशन किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। और 70% से ज्यादा पार्ट जो अभी भारतीय संविधान का है वो यहीं से लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही। ठीक है, सातवां इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि लास्ट एक्ट है, और इसमें माउंट बेटन प्लान, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है डिक्की बर्ड प्लान, उसके बारे में पढ़ना है इसमें। तो ये तो हमारा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर एक एक्ट के बारे में, लेकिन हम लोग एक एक को इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा इन डिटेल्स होगा, एक एक एक्ट का, जो भी 7 एक्ट है इन सारे को इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। हाँ, तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ईस्ट इंडिया कंपनीज पावर वाज एबॉलिश्ड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो शक्तियां थी, जो पावर्स थे, उसको समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द क्वीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव्ड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर और ड्यूटीज थी, ठीक है, अब ये किसके पास आ गया? क्वीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। ठीक है, जो भी पावर्स और ड्यूटीज थी वो अब आ चुका है किसके पास? क्वीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। ठीक है, अगला पॉइंट, काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स was appointed to assist the secretary of state of India। जो भी सेक्रेटरी थे इंडियन स्टेट्स के, उनके काउंसिल में 15 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की गई, नियुक्तियां की गई। अब क्वेश्चन बनता है कि ये 15 मेंबर्स कौन थे? तो ये 15 मेंबर्स में जो 8 मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, जो 8 मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, और जो 7 मेंबर्स थे वो कौन थे? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, ये 8 और ये 7 कुल मिलाकर 15 मेंबर्स की नियुक्ति हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट, पोस्ट ऑफ मुगल एम्परर वाज आल्सो एबोलिश्ड। जो मुगल साम्राज्य का जो पोस्ट था, ठीक है, उसको हटा दिया गया। अब ये इसलिए हटा दिया गया क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको तो रंगून ले जाकर मार दिया गया, तब तो कोई शासक बचा नहीं मुगल का, इसलिए जो इसका शासक का पोस्ट था उसको हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। अगला पॉइंट,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वाज आल्सो एबोलिश्ड बाय दिस एक्ट। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, उसको अब 1858 के एक्ट के जरिए से हटा दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भी। ठीक है, अगला पॉइंट, क्वीन विक्टोरिया एबोलिश्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड रीनेम्ड इट एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ इस 1858 के एक्ट के जरिए कि क्वीन विक्टोरिया ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट हुआ करता था उसको हटाकर, यार आप कह सकते हैं उसको रिनेम कर दिया गया, किससे? वाइसराय ऑफ इंडिया के पोस्ट से। ठीक है, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल रहेंगे जो थे इंडिया के, वो अब कहलाएंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ठीक इसी तरह जो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो बन गया फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, जो कि थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये था हमारा 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें एक नोट और देकर लिखना है कि इन 1858 द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज लॉर्ड स्टेनले। मतलब भारत के जो पहले सचिव थे वहां पे उस समय, जो कि 1858 के तहत उसकी नियुक्ति हुई थी, जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड स्टेनले। ठीक है, तो ये पूरा कहानी हो गया 1858 के काउंसिल एक्ट का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं और कल बात करेंगे इसका अगला एक्ट जो कि आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, और एक चीज और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ठीक करने के लिए, जहां पे मैंने ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स बताया था, सॉरी ओरिजिनली 12 शेड्यूल्स मैंने बता रखा था, उसको प्लीज करेक्ट करके 8 शेड्यूल कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और ये थ्योरी की क्लास हमारी कल चलेगी, जिसमें कि कल हम लोग बात करेंगे 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट का। ठीक है, और ये जो पूरे होल पॉलिटी, इंटायर पॉलिटी जो है, सो सारे एग्जाम्स के लिए, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए काफी लाभदायक रहेगा ये। तो ठीक, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं कल। और बेसिकली हमारा क्लास जो है सो संडे को नहीं चलता है। ठीक है, तो मतलब मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगा, संडे को ऑफ रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।